अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग रिव्यू और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सलाहुद्दीन। आजकल सारी दुनिया में दो चीज़ें बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही हैं, क्लाइमेट और टेक्नोलॉजी। और क्लाइमेट चेंज ने पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारी तब्दीलियाँ लेके आया है। बारिशें बढ़ गई हैं, गर्मी बढ़ गई है, सर्दी बढ़ गई है। इसी तरह जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर ख़ुसूसन आईओटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पूरी दुनिया में सारी चीज़ें तब्दील कर दी हैं। इंडस्ट्री के अंदर हो या हमारी पर्सनल लाइफ के अंदर हो, हर चीज़ तब्दील हो गई। इन दोनों तब्दीलियों का हमारे इंजीनियर्स कैसे देखते हैं इसको, और हमारे कंसल्टेंट्स और प्लानर्स इन दोनों तब्दीलियों के हवाले से क्या सोचते हैं, क्या उसको सामने रख के काम कर रहे हैं, उस सिलसिले में बात करने के लिए आज हम जाफरी एसोसिएट्स के अंदर आए हैं और तनवीर जाफरी साहब हमारे साथ हैं। सर थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। वालेकुम सलाम। सर जी, ये जाफरी एसोसिएट्स एक 50 साल से ज़्यादा तजर्बे की कंपनी है और आपके सामने बहुत सारी चीज़ें तब्दील हुई होंगी, बहुत सारे तब्दीलियाँ टेक्नोलॉजिकल भी और दीगर भी आई होंगी। इस वक्त जो क्लाइमेट चेंज की तब्दीली आई है उससे आपके डिज़ाइन करने के अंदर, डिज़ाइन की सोच के अंदर क्या तब्दीली आई है, ख़ुसूसन अगर हम HVAC से उसको रिलेट करें, क्योंकि गर्मी इंतहा बढ़ गई है। उसके अंदर एयर कंडीशनिंग एक तरफ जो है, पहले ग्रीन बिल्डिंग की बात हो रही थी, अब ज़ीरो कार्बन की बात हो रही है। तो जब आप लोग एक बिल्डिंग को, एक मॉल को, एक प्रोजेक्ट को डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो आपके जहन में इन सारी तब्दीलियों के साथ क्या सोच रहे होते हैं? पहले तो जाफरी एसोसिएट, जैसे आपने बोला कि ये 50 साल से ऊपर से चल रही है। 1968 में इसकी बुनियाद रखी गई मेरे वाले साहब ने, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक चल रही है। जाफरी एसोसिएट्स ने काम किया है यूरोप में और अमेरिका में, और बिल्डिंग डिज़ाइन में किया है, और ग्रीन बिल्डिंग डिज़ाइन में किया। इसके अंदर तो थोड़ी सी हम एज सच दूसरे पाकिस्तानी कंसल्टेंट से हम थोड़े से एडवांस है इस मामले के अंदर। जो लीड डिज़ाइन है, लीड डिज़ाइन के बेस पे तो आपका आता है कि मिनिमम वेस्टेज और कार्बन न्यूट्रल की तरफ जाते हैं। एक जो फंडामेंटल चेंज आ रहा है बिल्डिंग डिज़ाइन के अंदर, चाहे वो इंडस्ट्री हो या कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर, इवन घरों के अंदर, वो ये है कि लोड एलिमिनेशन, यानी कि आपकी जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी की या एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इसको ख़त्म करना। यानी कि आप ग्रिड से मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी लें, मिनिमम इससे जो है ना आप HVAC ड्रॉ करें। तो फिर वो डिज़ाइन जो आज से पहले रेगिस्तानों में जो बिल्डिंग डिज़ाइन होता था, वो टेक्नोलॉजी वापस बिल्डिंग डिज़ाइन के अंदर इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है। इसकी वजह से आपका थर्मल लोड जो है, जो कि मोस्टली बिल्डिंग का सबसे ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन का होता है HVAC का, वो मिनिमाइज़ होता है। अदरवाइज़ एक कॉमन आप एक बिल्डिंग लेते हैं, कहते हैं इसमें सेंट्रीफ्यूगल चिलर लगा लेंगे, इतने टन का लगा लेंगे आपको एयर कंडीशनिंग में, यानी कि बिल्डिंग का इन्वायरमेंट आपको मेंटेन करना 21-22 डिग्री के अंदर। उसके लिए आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर लें, उसके लिए आप गैस फायर ले लें, मल्टी यूज़ ले लें, स्टीम ले लें, लेकिन वो सारे जो एनर्जी सोर्सेज हैं वो इलेक्ट्रिसिटी या थर्मल से, यानी कि आप इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं। अब जो टेक्निक्स दुनिया में आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि जो आपकी नेचुरल सॉइल, नेचुरल वाटर है, या नेचुरल जो भी रिसोर्सेज जगह की, उसको बिल्डिंग डिज़ाइन में इनकॉर्पोरेट करनी होगी। इसके लिए इंजीनियर्स टेक्निक्स आर्किटेक्ट्स को बता सकते हैं, आर्किटेक्ट्स अपने डिज़ाइन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। जहाँ मसला आता है, जैसे कि कराची से शहर में मसला आता है कि जी इसकी जो डेंस पॉपुलेशन है, जहाँ पे कमर्शियल बिल्डिंग फॉर एग्जांपल शार फैसल है, इतनी हो गई हैं, तो वहाँ पे इतना रूम नहीं है कि आप उस टेक्निक को इस्तेमाल कर सकें। जहाँ अभी एक न्यूयॉर्क में बिल्डिंग कमीशन हुई है, उसमें उन्होंने पूरा जियोथर्मल सिस्टम लगाया। उन्होंने 1 किलोमीटर नीचे जा करके ड्रिल किए होल, और उससे से वो पानी लेते हैं और अपनी बिल्डिंग को चिल और हीट कर रहे होते हैं। जियोथर्मल हीटिंग एंड कूलिंग इज़ अवेलेबल पाकिस्तान में, कराची में भी हो सकती है, छोटे छोटे घरों में हो सकती है।
और उसके अंदर आप रिन्यूएबल एनर्जी इनकॉर्पोरेट करें तो वो आपका कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। इसके अंदर जो सोलर और विंड के अंदर जो इशू आ रहा है इंटरनेशनली वो ये आ रहा है कि इनके लाइफ ख़त्म होने के बाद आफ्टर लाइफ जो है क्या किया जाए। इनकी जो हाफ लाइफ है वो मिलियन ईयर है। अब वो उसके डिस्पोजल का जो एक मसला आ रहा है जो कि यूरोपियन कंट्रीज अमेरिका के अंदर ही आ रहा है। हम पाकिस्तान में इसको सीखने का टाइम है। जो इंटरनेशनल लोगों ने किया उससे वी हैव टू गो थ्रू इट। उस लर्निंग कर्व से क्विकली जाना है। अगर आप 10,000 मेगावाट सोलर लगाएं, 50,000 मेगावाट विंड लगा लेंगे तो उसके स्क्रैप का क्या करेंगे? आपके पास इतनी जगह नहीं है कि आप उसको बेरी करें। तो इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। हम डिज़ाइन करते हैं। हमने अभी अपने 2 क्लाइंट्स को प्रपोज किया है जिसके अंदर हमने उनको ये प्रपोजल दिया है कि हम 30% आपका लोड एलिमिनेट कर दें। अच्छा। तो उन्होंने कहा जी हम एनर्जी एफिशिएंसी पे जाना चाहते हैं। मैंने कहा मैं आपके लोड एलिमिनेशन में जाना, मेरा डिज़ाइन जो है वो लोड एलिमिनेशन का है। आपके सिस्टम को मैं स्टैंड बाय करके आपको एक चीज़ देने को तैयार हूँ। अगर स्पेस की लिमिटेशन नहीं होती तो मैं उनके काफ़ी HVAC को जो है वो ऑफ ग्रिड कर देता, ना वो नेचुरल गैस यूज़ करते और ना ही वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते। तो देयर इज़ डिज़ाइन देयर। वहाँ पे जो हमें प्रॉब्लम आती है इंजीनियर्स को वो ये आती है कि इससे पहले पाकिस्तान में किसी ने किया। अगर हम फ्यूचरिस्टिक होके अपने डिज़ाइन को नहीं अप्लाई कर सकते तो हमेशा लैग करेंगे इंडस्ट्री से, इंटरनेशनल मार्केट से, और वो चीज़ें हमें इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है। इसको थोड़ा सा एलिब्रेट कीजिएगा। वो जो आप कह रहे हैं कि जी हम उससे आपको ग्रिड से वो कर देंगे, वो कैसे होगा? मतलब HVAC का जो 30% आप कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए होगी एनर्जी, उसको कैसे करेंगे? देखिए कूलिंग सिस्टम की टेक्नोलॉजी ऐसी मौजूद है जो आपको स्टीम दे सकती है। आप घरों के छतों में देते हैं, घरों के छतों के ऊपर हॉट वाटर लगा। अब फ़लस्तीन के 90% घर जो है ना वो सोलर हॉट वाटर है। पाकिस्तान में कितना है? लेकिन वो आए थे डीजल, वो तजर्बा कामयाब नहीं हुआ। वो यहाँ पे कामयाब नहीं हुआ ना, मेक शिफ्ट था ना डिज़ाइन। वहाँ पे तो कामयाब चल रहा है। सिस्टम डिज़ाइन कंसल्टेंट करता है, कोई रिटेलर नहीं कर सकता। आप रिटेलर के पास जाएंगे जी मेरे घर पे आके लगा दो, क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपके सोलर मैं लेता हूँ, सोलर एनर्जी आपको ये नहीं बताएंगे कि जी ये आपको सिस्टम जो सस्ता पड़ा है जब बिजली चली जाएगी वो चलेगा नहीं। अब आपको कहते हैं जी हाइब्रिड सिस्टम थे, उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, वो हम आपको डिज़ाइन करके देंगे। आप कहते हैं जी मेरे पास की इलेक्ट्रिक का 250 किलोवाट का लगा हुआ है कनेक्शन। हम कहते हैं कि जी आप 250 किलोवाट का सोलर लगा करके उतनी एनर्जी जनरेट नहीं कर सकते जितना आप ग्रिड से लेते हैं। तो वो कंसल्टेंट आगे डिज़ाइन करता है। घरों में भी यही मसला है, बिल्डिंग्स में भी मसला है, इंडस्ट्रीज़ के अंदर ये मसला है कि वो रिटेलर्स के पास जा करके उनसे डायरेक्ट निगोशिएट करके लगाते हैं और वो एक्सपेरिमेंट उनका नाकाम हो जाता है। इसलिए कंसल्टेंट की ज़रूरत है कि वो आपको टेक्निकल वाइबल, फाइनेंशियली टेक्निकल वाइबल एडवाइस दे सकता है। इसके लिए हमारी फील्ड है। अच्छा, अब ये जो बात आपने की ये बड़ी ज़बरदस्त है। इस वक्त जो चीज़ें बनी हुई हैं, जैसे आपने शारा फैसल का कहा, इतना बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, कंक्रीट का जंगल है, इंडस्ट्रीज़ बनी हुई हैं, इनको कैसे कन्विंस किया जाए कि यार ये HVAC की जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट है इसको हम बग़ैर एनर्जी के भी पूरा कर सकते हैं, और ये इन बिल्डिंग्स के अंदर क्या तब्दीली करनी पड़ेगी, क्या आर्किटेक्ट को सोचना पड़ेगा? जो कंक्रीट की जो जंगल है हमारे शहर के अंदर, शारा फैसल को छोड़ दें, चंडीगढ़ रोड पे आ जाएं, इधर क्लिफ्टन में चले जाएं, गुलशन में चले जाएं, सारी बिल्डिंग उस पर क्या तब्दीली करनी पड़ेगी और कितना? दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें करने की ज़रूरत है। 4 मंजिला से कोई भी ऊपर की बिल्डिंग के अंदर जो है ना वो विंडोज AC, स्प्लिट AC को मना कर दी जाए, गवर्नमेंट उसकी इजाज़त ना दे। एक उसकी वजह एक नंबर 1 ये है कि उसके अंदर आपका लोड ज़्यादा होता है इलेक्ट्रिसिटी का, दूसरा फायर हैजर्ड बढ़ जाता है। तो ये 2 चीज़ों को तो बिल्डिंग कोड से निकाल देंगे। लो राइज बिल्डिंग को हाई राइज के अंदर आप कोई भी, जैसे बिल्डिंग्स बनी हुई है हर फ्लोर के अंदर 50-50 उन्होंने स्प्लिट AC लगाया, वो आप निकाल दें। दूसरा आपको एक
चीज़ कहलाती है डिस्ट्रिक्ट हीटिंग एंड कूलिंग। यानी कि अगर मैं आई चंद्री रोड के ऊपर जो सिटी स्टेशन है उसके करीब की ज़मीन में एक HVAC का सेंट्रल प्लांट बनाऊं और वो तमाम बिल्डिंग्स को जो है वो हॉट एंड कोल्ड वाटर दे और वो सिस्टम लूप करके वापस आए, उसको मैं कैसे जनरेट करता हूँ वो बात की बात है। लेकिन इससे ये होगा कि जो आपकी जो रेंटल स्पेस है वो खाली हो जाती है, मेंटेनेंस अच्छी हो जाती है, और क्योंकि वो सेंट्रलाइज सिस्टम हो जाता है आपको, तो ये इमीडिएटली करने की ज़रूरत है। इससे आपकी एनर्जी कंजम्पशन जो है, जो एनर्जी यूजेज है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा ज़्यादातर डाउनटाउन लंदन, ओरलैंडो, शिकागो, न्यूयॉर्क, इन तमाम शहरों के अंदर, फ्रैंकफर्ट में, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हीटिंग एंड कूलिंग है। सेंट्रलाइज स्ट्रीट के ऊपर आकर के एक थर्ड पार्टी ने आके लगा दिए और वो ला करके पूरी बिल्डिंग्स को सप्लाई करता है, बजाय इसके कि हर बिल्डिंग के अंदर अपना हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम ये कर। इससे आपकी एनर्जी कंजम्पशन जो है ना वो 40 to 60% लेस हो जाएगी बिल्डिंग की, और ऑफ कोर्स उसकी जो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वेस्ट। मतलब अगर ये स्प्लिट एसी निकल जाएगा, जो वैसे हमारा बड़ा स्टेटस सिंबल है कि यार हमारे जो है ना ऑफिस में एसी लगा हुआ है, तो वो निकल जाएगा, तो वहाँ पे फिर क्या उसके डक्ट्स के जरिए वो आएगी एयर कंडीशन, वो तो सेंट्रलाइज हो जाएगी ना। लेकिन अब आप देखें कि कराची के अंदर पानी कितना करीब है, आप ड्रिल करें आपको सॉल्ट पानी मिल जाता है ना। तो इन सिस्टम्स के अंदर अगर आप 20 फीट 30 फीट नीचे के होल ड्रिल करेंगे तो आपको पानी मिल जाएगा जिसका टेम्परेचर होगा 60 डिग्री 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब वो आप चिल वाटर के अंदर उसको करेंगे तो अगेन वो हो जाएगा। वो आप सिस्टम यूज़ करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली जो है ना वो कूलिंग लोड कम हो जाएगा। सॉल्यूशंस मौजूद हैं एप्लीकेशन करने के लिए जो है ना वो हमारे जो डेवलपर्स हैं, बिल्डिंग डेवलपर, इंडस्ट्रियल्स को देखना पड़ेगा। अच्छा, और इसके अंदर गवर्नमेंट का, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का, उनको समझने में कितना टाइम लगेगा, और कोई कलेक्टिव एफर्ट हो रही है इस हवाले से कि यार उनको भी ये बात समझाई जाए? देखें उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं, देखें हर गवर्नमेंट जो है कुछ ना कुछ सही करने की कोशिश करती है। मतलब वो कोई भी गवर्नमेंट का इदारा आ करके गलत करने के लिए काम नहीं शुरू करता, उसने सही तरीके से काम करना। अब जो उनका एडवाइजरी चैनल है उनके अंदर नॉलेज अगर इतनी नहीं है तो वो सही एडवाइस जो है ना अथॉरिटी को नहीं दे पाते। अगर सही एडवाइस उनको पहुंचे तो उनको पता चले कि क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं। अब जैसे आप ये पूरा सूरज सिस्टम है आपका कराची का, उस समंदर में जाता है। हमने प्रोजेक्ट किया था ब्राज़ील के अंदर, सिटी रियो के अंदर, उनका वेस्ट क्लीन करके समुंदर में पानी चला गया, वो उसको इरिगेशन में ले गए और उसके जो सॉलिड है उससे CNG बना करके उनकी फ्लीट को दे दी। हम भी ये कर सकते हैं। इसके लिए वर्ल्ड बैंक वगैरह जैसे इदारे उनको पैसे दे सकते हैं, लेकिन एडवाइज़र्स जो है ना उसकी फुकदान है, वो मिल नहीं रहे। वो हमारे पाकिस्तान में लैक होते जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह हमारी शुरू होती है एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज़, और यूनिवर्सिटीज़ के बाद जब बच्चा सब सीख करके निकलता है तो उसके बाद जॉब नहीं है। इसलिए जॉब नहीं है कि जो टेंडर्स आते हैं उसमें आता है कि जी 50 प्रोजेक्ट ऐसे किए हों या 10 प्रोजेक्ट ऐसे किए हों, तो कितने ही कंसल्टिंग हाउसेज जो है वो जो है 50 या 100 या 200 इंजीनियर्स को पेरोल पे रखते हैं बगैर प्रोजेक्ट के। यहाँ पे जो है ना आप जो है ना नॉलेज को ब्लॉक कर रहे हैं, ये वजूहत। अच्छा सर, नॉलेज वैसे तो दुनिया में बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी जो है आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने धमाका कर दिया, और अभी ChatGPT ने तो AI के अंदर एक और एडवांसमेंट कर दी। ये जो AI की एडवांसमेंट हुई है ChatGPT के ज़रिए, क्या उससे कंसल्टिंग फर्म्स को फ़ायदा होगा, और उस जो एडवांसमेंट से आप क्या देख रहे हैं उसका आउटपुट क्या होगा? सिविल इंजीनियरिंग में शुरू किया, 3rd ईयर में उसने आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग ज्वाइन कर ली और कहा कि मैं ये पढ़ूँगा। मैंने कहा सही है। उसकी वजह जो कोर इंजीनियरिंग है ना, आपकी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल डिज़ाइन जो है, बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं, ये टोटली 100% आज 10 साल के अंदर, इफ़ नॉट अर्ली, ये शिफ्ट हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने उनको देना है मेरी बिल्डिंग इतनी साइज़ की है,
इतने स्क्वायर फीट की ये उसकी एप्लीकेशन है, इसका इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन दे दो, इसका सिविल डिज़ाइन स्ट्रक्चर डिज़ाइन दे दो, इसकी उसके पास सारी नॉलेज इंटरनेट पे मौजूद है, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स ही वो आकर के आपको डिज़ाइन दे देगा। अब तो मेरी ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं कंसल्टेंट जो कि इनोवेशन लेके आएंगे, जो कि इंटरनेट में नहीं है, वो लेके आएंगे, वो इंटेलिजेंट अपनी इंटेलिजेंस से लेके आएंगे, आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन जो लेके आएंगे, जो जाफरी सुजेट करती आई है, वो लेके आएंगे। जब वो लेके आएंगे तो फिर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बीट करेंगे। सही। लेकिन हमारे यहाँ जो होता है, जैसे अभी भी अगर मैं इस मिसाल दूँ कि अगर आपको कोई बुखार वगैरह हो जाए तो हमारे यहाँ सबसे पहले गूगल पे चेक किया जाता है यार क्या करना है। अब तो डॉक्टर के पास जाने से पहले आप डॉक्टर को सिखा रहे होते हैं, नहीं यार ये दवाई तो इसके लिए अच्छी होती है, इसके लिए बुरी होती है। तो क्या इंडस्ट्रियलिस्ट भी या जो क्लाइंट है वो चैट जीपीटी में डाल के वो जो निकालेगा डिज़ाइन, वो कितना फ़ायदेमंद होगा उसके लिए, और कितना उसके लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस की ज़रूरत होगी उसको सही करने के लिए? ह्यूमन इंटेलिजेंस को सही करने की ज़रूरत नहीं होगी, अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होगी। हम जैसे एक थोड़ी देर के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं जो कि आपका इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो नॉन इंजीनियर है, उसके पास एक इंजीनियरिंग रिपोर्ट गई, वो उसको क्या समझेगा? वो ठेकेदार को बुलाएगा, ठेकेदार को पकड़ा देगा, ठेकेदार लाके बना देगा, 3 साल के बाद उसमें आग लग जाएगी। ठीक है, अब वो वहाँ पे आपको कंसल्टेंट की ज़रूरत होगी और आप कहेंगे कि पेनी वाइज पाउंड फुलिश वाली बात है। तो वो कंसल्टेंट की आपको ज़रूरत हमेशा रहेगी। मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था 2016-17 के अंदर, गूगल की कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट कर रहा था उनकी डेटा सेंटर की। तो हमारे पास टैबलेट्स थे, तो हम देखते थे कि यहाँ पे एक रॉक आ गया, यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया कि इधर से पानी का पाइप भी आ रहा है, बिजली का तार आ रहा है। तो हम उसको ऐसे स्कैन करते थे, लोकेशन को बटन दबाते थे, मार करके भेजते थे, इमीडिएटली डिज़ाइनर के पास दे रहा था, डिज़ाइनर उसको ओके करता था, चेंज करता था, वो हो जाता था, वो नई ड्राइंग आ जाती थी। अब वो नई ड्राइंग आ गई, इमीडिएटली हो गया सारा काम, ना कॉन्ट्रैक्टर को इंतजार करना पड़ा वेरिएशन ऑर्डर का, ना मुझे कुछ करना पड़ा, ना डिज़ाइनर को कुछ करना, सारा वो बाद में जो है एज बिल्ड ड्राइंग 1 घंटे में प्रिंट आउट हो गई। ये पाकिस्तान अभी उसमें, मैं आपको बता 2016 में ही इस पे काम कर रहा था, यानी कि 13 में ये डिज़ाइन हुआ था। तो अब ये पुरानी बात है। अब इसको अप्लाई करने वाला भी इंजीनियर चाहिए ना, उसको सिखाने वाला यूनिवर्सिटी चाहिए, उसको अप्लाई करने वाला जो इंजीनियरिंग हाउसेस चाहिए। ये फिर भी ज़रूरत रही है अगर हमारे सारे इंजीनियर्स मुल्क छोड़ के बाहर नहीं चले गए, तो ये हमें उसकी ज़रूरत है। हम सीनियर लोगों को उसको अप्लाई करने की ज़रूरत है, और फिर उसको बिल्डिंग कोड्स वाले जो हैं उनको भी उसको एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत है कि ये नॉलेज हमें लगानी है, इस्तेमाल करनी है। अब सिंध का आज मैं पढ़ रहा था कि वो कार्बन क्रेडिट के लिए जा रहे हैं। 2011-12 में ऑल्टरनेट एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड के एमडी को मैंने एडवाइस दी थी कि आप LULUCF में चले जाएं, लैंड यूज़ कार्बन फाइनेंसिंग। आप ग्रोथ करें, दरख्तों की फॉरेस्ट लगाएं, उसका जो है, जो पोल्यूटिंग कंट्रीज़ हैं, कोरिया है, जापान है, ये लोग आपको उसके क्रेडिट को लीज कर लेंगे, आपको पैसे मिलेंगे, आपका इन्वायरमेंट भी जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, और आपको और डॉलर भी मिलेगा गवर्नमेंट को। ये चीज़ें जो है ना, हम 20 साल पीछे हैं। अच्छा सर, वापस ज़रा चैट जीपीटी पे आते हैं या एआई पे आते हैं। क्या कंसल्टिंग हाउस उसको इस्तेमाल कर रहा है और उससे कितना फ़ायदा हो रहा है? उसके बाद अगर मिसाल के तौर पे आपके पास ड्राइंग आ जाती है तो उसके अंदर कितनी आपको तब्दीली करनी पड़ती है? देखिए, मेरे पीछे सारी किताबें रखी हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा मेरे पास बक्सों में पड़ी हैं। और मैं जब कुछ निकालता हूँ तो मैं एक चीज़ देखता हूँ कि इसके अंदर ये सेक्शन नहीं है, इस हैंड बुक में, ये बिल्डिंग डिज़ाइन बुक में है। चैट जीपीटी पे लिख देता हूँ, मुझे दे देता है, कोड दे देता है, फला कोड है, मुझे किताबें झाड़ने की जरूरत नहीं। एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट मैंने डिज़ाइन किया, मैं पेपर लिख रहा हूँ, उस पेपर में मैंने कहा कि जी मेरा हॉस्पिटल है,
इस हॉस्पिटल में मुझे पावर चाहिए, एयर कंडीशनिंग चाहिए, पानी चाहिए, सही है, और ऑक्सीजन चाहिए। ज़ीरो। मैंने पूरा उसका कॉन्सेप्ट, पूरा डिज़ाइन जो है ना चैट जीटीपी को डाल दिया, लाइन बुलेट्स पॉइंट डाल दिया, उसने मुझे पूरा पेपर लिख के दे दिया। मैं खुद भी लिख सकता, लेकिन उसने मुझे 15 मिनट में करके दे दिया। डिज़ाइन मेरा है, उसकी इंग्लिश वो बना रहा है। अब हम बचपन में जब थे तो हमें कहते थे कि चीटिंग करने के लिए भी अकल चाहिए, तो हमें नकल के लिए अकल की ज़रूरत है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करने के लिए भी अकल की ज़रूरत है। एक टूल है, इस टूल को आप प्रॉपरली इस्तेमाल कर सकते हैं, इम्प्रॉपरली इस्तेमाल कर सकते हैं, ये फ़र्क है बस। आपके काम को, कैलकुलेटर आया था, जब कैलकुलेटर आया तो हमारे घर में हमें बोला जाता है कि नहीं, ये कैलकुलेटर नहीं, खुद से करो, हिसाब करो। आजकल का बच्चा 2+2 नहीं कर सकता विदाउट कैलकुलेटर। तो वो टेक्नोलॉजी तो आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी ना, प्रोवाइडेड प्रोडक्टिविटी बढ़ रही हो। अब कंट्रीज लाइक पाकिस्तान में अगर मैं प्रोडक्टिविटी बढ़ाता हूँ तो मेरे मैन आवर कम हो जाते हैं, मेरे मैन आवर कम होते हैं तो मेरी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। तो ये पॉलिसी मेकिंग डिसीजन है। अब अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर जहाँ पे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है वहाँ स्टेट आ जाता है, वो स्टेट आके कहता है कि जी आपने अगर 100 आदमी हायर किए तो इनकी आधी तनख्वाह मैं दूंगा, 4 साल तक मैं दूंगा। तो फिर वो इंडस्ट्री आके उधर लगाती है। हमारे अनफॉर्चुनेटली स्टेट के पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि हमारी प्रोडक्टिविटी लो है। ये सारी से प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की टूल्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हुआ, ये आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की। प्रोडक्टिविटी होने का मतलब है कि मैन आवर एलिमिनेट करना, मैन आवर एलिमिनेट करने का मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना। तो उसके यहाँ फिर आपको गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की ज़रूरत है, पॉलिसी इंसेंटिव की ज़रूरत है। सर थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, बात यहाँ पे आई है कि जो गवर्नमेंट है उसको पॉलिसी मेकिंग के अंदर बहुत फास्ट होना पड़ेगा। बहुत तेज़ी से तब्दीलियाँ आ रही हैं, चाहे क्लाइमेट पे चेंज पे जाएं या हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जाएं। और अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट से बचना चाहते हैं तो आपको ऐसी पॉलिसीज़ लेने के आनी होंगी कि प्रोडक्टिविटी भी बढ़े और अनएम्प्लॉयमेंट भी ना हो। तो उम्मीद है कि आपको आज की हमारी बातचीत तनवीर साहब के साथ पसंद आई होगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।